तरह कोरोना को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और लगातार कोरोना बढ़ भी रहा है, ऐसे में जब मेट्रो स्टार्ट होगी तो उससे लेकर आपको कितनी तैयार दिखती है सरकार? क्योंकि अभी भी कोरोना ने देश में, मैं कहूँगा, हर ओर कोहराम मचा रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने इस पर पार पा लिया है। जरूर है कि जो सही होने का परसेंटेज जिसे कहा जा रहा है वो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में क्योंकि जब मेट्रो शुरू होगी तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम किस तरह उन लोगों को ये बता पाएंगे कि आप बड़ी सावधानी के साथ सफ़र कीजिए, ज़रूरी है तभी निकलिए, क्योंकि बड़ी चुनौती है कोरोना को लेकर। तो कैसे देखते हैं आप वर्तमान में मेट्रो के चलने पर और कोरोना को और सरकार की तैयारियों को? जी जी, मुझे लग रहा है महेंद्र प्रकाश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं आना चाहूँगा, अशोक ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको कि जो मेट्रो चलने की जब बात हुई और मेट्रो अब चलाई भी जा रही है, तो ऐसे में दिल्ली के लिए कितना राहत भरा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कितनी बड़ी चुनौती भी आपको लगती है? और ऐसे में तब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, उसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर भी हालात दूसरे जो प्रदेश हैं उससे इतर नहीं है। कैसे देखते हैं आप मेट्रो को, कोरोना को और वर्तमान में दिल्ली की स्थिति को? अशोक ठाकुर जी। जी, मुझे लग रहा है अशोक ठाकुर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह भी हैं। और कमांडो साहब, अगर बात करें मेट्रो की तो कितनी ज़रूरी दिल्ली के लिए मेट्रो है, क्या लगता है? और कैसे सरकार जो कोरोना है उसे लेकर चुनौतियों का सामना करेगी और कैसे ये लोगों को समझाने में कामयाब रहेगी कि आप लोग जब ही निकलिए जब बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मेट्रो चलना ज़रूरी तो है, दिल्ली के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोरोना के टाइम में, ऐसी स्थिति में जब कोरोना के हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए मेट्रो है? जी कमांडो साहब। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को सलूट करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। ये जो आज का दौर है, जो कोरोना का दौर जो चला हुआ है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चला हुआ है। और मेट्रो चलाने का काम जो है, मेट्रो विभाग के लिए बहुत ही जो है जोखिम भरा काम है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कोरोना का जो जिस तरह से जब चलाने का निर्णय लिया गया, उस समय कोरोना का दिल्ली में जो ग्राफ था वो गिरता हुआ नजर आ रहा था, परंतु पिछले 2-3 दिन में हम देखेंगे तो एकदम से जो है ना ग्राफ जो है आगे ऊपर बढ़ा है। 3000 प्लस जो है पेशेंट जो पॉजिटिव हैं वो आए हैं। तो किस तरीके से इसको मेट्रो जिस तरीके से जो काम करेगी तो ये बड़ा एक चुनौती भरा काम है। और क्योंकि आज जो है ना इसकी भी जरूरत है। मेट्रो रुकने के बाद जो है जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु इसके साथ साथ यात्रियों को भी जो है ना पूरी हिदायत और निहायत ही जरूरी हो तभी निकलना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है इकोनॉमी को जैसे गिराफ जैसे डाउन हुआ है, उस तरीके से सरकार ने लोगों को चेताया है और अपने तरीके से हर नागरिक तक, देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबको कोरोना की महामारी के बारे में पता चल चुका है कितनी खतरनाक है। तो अपने घर से जब भी कोई निकले तो वो बहुत ही निहायत ही जरूरी है तभी निकले, और सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगा के सैनिटाइज करके उसका एक यात्री तो पूरा ध्यान रखेगा, साथ ही मेट्रो को उससे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है मेट्रो अपना जो निर्णय है, अब जो ग्राफ बढ़ा है, इस ग्राफ को बढ़ने के हिसाब से अपनी जो पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव और भी लेके आने पड़ेंगे और ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी।
क्योंकि मेट्रो के लिए भी एक ऐसी चुनौती बन लेकिन गई कमांडो है। साहब, जिस क्योंकि तरह से लगातार केजरीवाल जी मांग कर रहे हैं कि मेट्रो चलनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी है, ऐसे में तो जो जिम्मेदारी है वो सरकार की भी बनती है कि सरकार को इसमें बड़े एहतियात के तौर पर अपनी भूमिका को निभाना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बात है मेट्रो की। खाली अगर मेट्रो ही देखें तो खाली मेट्रो से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है मेट्रो के अंदर आप लोगों को आप ये भी नहीं कर सकते कि लोग रुक जाएं, क्योंकि जब मेट्रो चलेगी तो लोग सड़कों पे आएंगे, लोग फिर मेट्रो में भी सफ़र करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सरकार की भी बनती है। तो सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि फिर सारी बातें ले देकर सरकार की तरफ को आएंगी। जी कमांडो साहब। जो सरकार है, सरकार अपना जो है पैसा इनकम जनरेट करने के चक्कर में, और दूसरा जो है मेट्रो के 10,000 प्लस कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी को भी उसमें देखते हुए घाटे में जिस तरह से मेट्रो का बजट अभी जा रहा है, उसको ध्यान में रखते सरकार को कदम उठाना चाहिए जो इस टाइप का मेट्रो को कुछ समय तक उसको और भी रोका जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेट्रो को चलाना ही जरूरी है, क्योंकि लोगों को आज जो है मेट्रो के अंदर लोग जिस तरीके से ये उम्मीद करते हैं, हो सकता है उस तरीके से लोग सफर ना करें। कई आप एयरपोर्ट पे भी देखते होंगे, आप दूसरी जगहों पे भी देखते होंगे, अगर सरकार को लोगों की चिंता नहीं है, सरकार अपना बजट पर इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में जो ना लग चुकी है, सरकार एक जो है जिस तरह से वेलफेयर की आवश्यकता है तो इसको रोका जा सकता है, और कुछ समय तक और जब तक वो स्थिति नियंत्रण में ना हो। क्योंकि अब तो यहाँ पिछले 2-3 दिन के अंदर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो ना रेशो जिस तरह से बढ़ के आया है दिल्ली के अंदर, उस हालात को देखते हुए मेट्रो को कुछ समय और अपनी जो ना डिजाइनिंग प्लानिंग और तैयारी, यही तो बड़ा सवाल है कमांडो साहब की दोबारा से करनी लगातार चाहिए, दोबारा कोरोना पुनः बढ़ विचार रहा है। और करना हमारे चाहिए। साथ अशोक ठाकुर भी हैं जो बीजेपी से हैं। अशोक ठाकुर जी, कितनी जरूरी और कितनी अहम मानते हैं आप मेट्रो को दिल्ली के लिए, और वर्तमान में दिल्ली जो सरकार है उसकी तैयारियों को कैसे देखते हैं कि जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, और इसमें कोई भी मतलब दो राय नहीं है कि कोरोना के हालात हर जगह बुरे हैं, और आज स्थिति यह है कि लगातार ग्राफ भी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जो संक्रमण हो रहा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ये जरूर है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सही होने की स्थिति है वो थोड़ी जरूरी है। और मैं मोहिंदर प्रकाश जी आपसे आप ही के पास आ रहा था कि जिस तरह कोरोना को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है, और लगातार अगर आप देखें तो इस पर राजनीति किसी भी प्रदेश में बन रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात जो है, अगर आप देखें कि जिस तरह कोरोना के बढ़ते हुए काल में अब मेट्रो को शुरू करने की बात हो रही है, उसे लेकर भी राजनीति लगातार हो रही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि मेट्रो को लेकर जो तैयारियां हैं, क्या आपको लगता है कि वर्तमान की स्थिति में वो तैयारियां पूरी हैं और उनसे जो कोरोना का संक्रमण है वो नहीं फैलेगा इसमें? क्योंकि आज स्थिति बड़ी नाजुक है, चारों ओर हर तरफ कोरोना बढ़ रहा है, किसी भी हम कहेंगे कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो इससे अछूता और जहां रुकने की स्थिति हो। जी मोहिंदर प्रकाश जी। जी, सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। और कोरोना संक्रमण में जो भूमिकाएं हुई हैं और जो एक दूसरे के साथ गेम खेला गया है पॉलिटिकल, उसके दौरान जब आज दिल्ली सरकार ने मेट्रो को शुरू किया तो पहले तो एक चीज सुन लीजिए कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को भारत सरकार ने और बाकी सरकारों ने मिलकर एनपीए बना दिया है, ऐसे ही जितने भी संस्थान और जितने भी ये सार्वजनिक उपकरण है या जो सार्वजनिक लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं, चाहे वो मेट्रो है, चाहे बस सेवा है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो ई रिक्शा है, उन सबको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे बना दिया है। जो बेचारे चलाने वाले हैं, जैसे कंपनी वाले आज की डेट में कंपनी को चलाएं तो मरे और ना चलाएं तो मरे, ऐसे ही ये मेट्रो भी है, ऐसे ही ये ई रिक्शा है, ऐसे ही ये कैब वाले हैं, और ऐसे ही ये दूसरे मेरे साथी हैं जो सरकारी तौर पर ना सही प्राइवेट तौर पर अपनी सार्वजनिक सेवाएं लोगों को प्रदान करते हैं। अब बात आती है, कोई भी काम आप करना चाहेंगे तो उसका व्यावसायिक जो चीज है कि मेट्रो चले या कोई रिक्शा चले, तो उसमें वो कमाने से इतना तो कमाए कि उसकी वायबिलिटी हो,
उसको चलाने की लागत निकल जाए तो 4 पैसे वो बेचारा कमा भी ले, लेकिन क्या कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि मेट्रो को जिस तरह आप चला रहे हैं और जिस तरह से आपने लोगों के अंदर भय व्याप्त कर रखा है और जिस किस्म के आपने अरेंजमेंट कर रखे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या कोई छाती पे हाथ रखकर कह सकता है कि भाई ये मेट्रो चलेगी तो इसमें सेफ्टी भी रहेगी और इस मेट्रो के अंदर व्यावसायिक जो गुण है वो भी रहेगा कि ये कमाई भी करेगी? अगर सभी कुछ लॉस में चलना है और लोगों की बीमारी और बढ़नी है इससे, तो भाई इस चीज का सर्टिफिकेट तो किसी ने भी नहीं दिया। मेट्रो के जो मंगू सिंह हैं वो भी कह रहे हैं कि सारे इस साल में तो हमें प्रॉफिट तो क्या, ये पूरा साल कर ले तो गनीमत होगी, गुंजाइश है नहीं कमाने की कुछ भी। तो ना तो कमाई होगी, ना आप सेफ्टी की पूरी जिसे कहते हैं गारंटी दे पा रहे हैं, क्योंकि लोग डर के मारे बाहर ही नहीं आ रहे। तो फिर ये दोनों में समझे से कैसे बैठेगा? आप खाली मेट्रो चलाते रहिए, लोग डर के मारे नहीं आएंगे तो मेट्रो में वैसे नुकसान होगा, और आप लोगों को जबरदस्ती लाएंगे तो आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, आप पर्याप्त आपके इंतजाम नहीं है कि लोगों को ये कोरोना बीमारी से आप बचा सकें। तो बताइए ये समझे से बैठेगा कैसे? कोई है बताने वाला? बीजेपी और आप पार्टी दोनों के अंदर एक ही चीज लगी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करें। अब आप ये देखिए, जब तबलीगी समाज का हिसाब किताब आया तो ये बीजेपी और आप पार्टी दोनों के दोनों जो है हर जगह चिल्लाने पर लगे हुए थे कि कोरोना तो नहीं आया, लेकिन इस तबलीगी समाज ने फैला दिया। एक खास तबके के खिलाफ ये दोनों के दोनों इतने उग्र स्वर में बोल रहे थे, टेलीविजन पे हो, अखबार हो, कहीं भी हो, इन्होंने हल्ला मचा दिया कि साहब ये तबलीगी समाज ने पूरा कोरोना फैला दिया। लेकिन बम्बे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? उसके बाद ये कोरोना इतना हिंदुस्तान में चारों तरफ फैल रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मेट्रो चलाइए, लोगों की आवश्यकता है, लेकिन मेट्रो में जाने वाले जो लोग हैं उनको क्या कोई सिक्योरिटी प्रदान करेगा कि आपको जाने से कोरोना नहीं फैलेगा? आपने टेस्टिंग के इंतजाम कर दिए, आपने दुनिया जहान के इंतजाम कर दिए, लेकिन जो लोगों के दिमाग में डर डाल रखा है आपने कि भाई सरकारी जितने भी सरकारी संस्थान या जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां का मैं ना बोलूं उतना अच्छा है, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें किसी की बुराई करना मैंने समझना नहीं चाहता। लोग प्राइवेट अस्पताल में गए हैं तो वहां उनकी जेब पूरी की पूरी खाली कर दी गई, जेब में कोरोना हो गया। जो वो बेचारे सरकारी अस्पताल में चले गए तो उनका ना रिश्तेदार मिल सकता है, ना उनको कोई व्यवहार से मिलता है, ना कोई दवाई तो इसकी थी ही नहीं, तो अस्पताल से वो सीधे अर्थी में बैठ के सीधे शमशान घाट पहुंच गए। वहां जो लोगों के जानकारी में मेरे में लाया गया, मेरे यारों दोस्तों के द्वारा या जो कुछ रिश्तेदारों द्वारा या दूसरे द्वारा, कि भाई इतनी बुरी गति सरकारी अस्पतालों में है कि कितने ही ढोल पीटते रहे कि हमने सरकारी अस्पताल में ये इंतजाम कर दिया, हमने वो इंतजाम कर दीजिए। बदतर स्थिति है, बदतर, जो कि आज तक नहीं सुधरी। आप ढोल पीटते रहिए। अगर आपके इंतजाम 6 महीने 8 महीने के अंदर इतने बढ़िया हो गए थे तो आज इतनी तादाद में जो बढ़ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? भाई आप मेट्रो चलाइए, मैं कहता हूँ मेट्रो छोड़िए, हवाई जहाज भी चलाइए, आप सारी चीज चलाइए। आपके यहाँ भी जहाँ पे भी आप देख लें, पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं। सरकारें किसी की भी हैं, क्योंकि वायरस ही इतना खतरनाक है। क्या सारी जिम्मेदारी अगर हम सरकारों पे भी डाल दें तो हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या जो चीजें बोली जाती हैं क्या हम वास्तव में उसे फॉलो भी करते हैं या केवल राजनीति करते हैं? राजनीति एक ऐसा विषय आज हो गया है कि कोरोना को लेकर भी राजनीति, सैनिकों को लेकर भी राजनीति, और भी विषय कुछ भी हो, बस राजनीति करनी है। और उस राजनीति में आदमी ये नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। कोरोना एक ऐसी भयानक महामारी है जिसने पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह मेट्रो को लेकर भी राजनीति, हर तरफ राजनीति, और हमारे साथ कमांडो साहब भी हैं, आप पार्टी के पूर्व विधायक हैं दिल्ली से। कमांडो साहब, अगर आप देखें तो लगातार आरोप प्रत्यारोप के लिए तो हर कोई तैयार है, पक्ष विपक्ष सब खड़े हैं अपने अपने तीर कमान लेकर तीर चलाने के लिए, लेकिन वास्तविक स्थिति आपके सामने भी है। और क्योंकि आप तो कमांडो भी रहे हैं,
जब कोई महामारी आती है तो उससे जब लड़ाई लड़नी होती है, क्योंकि वो एक ऐसा मैं कहूँगा वायरस है जो दिखता नहीं है, तो ऐसे में कमांडो साहब राजनीति कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी मैं कहूँगा महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में हम लोगों को साथ आकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए या अपने हितों के लिए राजनीति करनी चाहिए? कमांडो साहब जी। अभी जो है ये समय राजनीति करने का समय नहीं है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, रतन टाटा जी ने बोला अब तो समय जान बचाने का समय आ गया है। और ये बिजनेस वाला दूसरा जो है, मेट्रो जो खोलने की बात होती है, जनता की कोई डिमांड नहीं है मेट्रो खोलो। जो मेट्रो में चलने वाले लोग थे वो तो धक्के मार के दिल्ली सरकार ने यहाँ से दिल्ली से बाहर निकाल दिए, रोड पर गए पैदल रोते हुए लोग, किस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ से वीडियो। और उसके बाद जो है मेट्रो को इससे कोई रिन्यूअल तो कोई पैसा तो आएगा नहीं, घाटे में चलेगी मेट्रो, और इसको और जो ना घाटे में जाएगी। बिजली का कितना कंजम होगा, कितना एक्स्ट्रा जो है। अब फिलहाल तो जो ना जो प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट कुछ एजेंसियां काम कर रही थी, उनके सारे काम बंद पड़े हैं, तो बंद हैं। और दूसरी चीज जो है, ये जो मेट्रो खोलना आत्महत्या करने के बराबर है सरकार के लिए। जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, कोई गारंटी नहीं है। एक ऐसा वायरस है जो सीधा जान ही ले लेता, पता ही नहीं चलता। दूसरी तीसरी चीज जो है, आप उसको कंट्रोल किस प्रकार से कर पाओगे, किस तरीके से। जिस तरह बस में, अब बस खुली है, कौन आदमी आ रहा है, कोई किसका पता चल रहा है, टेस्ट करने में पता चल रहा, 3 दिन बाद पता चल रहा है इसको कोरोना है। जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है, इसके ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से इन्होंने पहले विचार किया होगा, उस विचार के माध्यम से अभी केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अमेरिका के अंदर स्कूल खोले गए, बच्चों को 73% जो बच्चों को जो है ना वहां पे कोरोना हुआ। तो ये जो पब्लिक गैदरिंग का जिस तरीके से काम इन्होंने करने का शुरू करेंगे, तो मेट्रो एक ऐसी है, इस महामारी के अंदर मेट्रो के बगैर किसी का कोई काम नहीं रुका हुआ। मेट्रो के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ है वो ये बात कह रहे हैं कि ये तो बहुत घाटे के अंदर जाएगा मामला। जिस तरीके से जो है कोई डिमांड नहीं लोगों की, क्योंकि लोगों को जो है ना मजबूर हो जाएंगे लोग जब मेट्रो खुलेगी। मोहिंदर प्रकाश जी, अगर देखें आप मोहिंदर प्रकाश जी की लगातार एक बात हो रही है कि मेट्रो की कोई मांग नहीं थी आम जनता की तरफ से, लेकिन एक बात हम देखें वर्तमान की जो स्थिति है, ठीक है कोरोना बढ़ भी रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इस कोरोना से लड़ते हुए हमें अपनी जो आगे की जो जिंदगी है उसमें आगे बढ़ना है और हमें अपने कार्य करने हैं, और सब हर जगह हर सरकार भी ये कह रही है कि भाई ठीक है अब तो लड़ाई लड़नी है इसमें। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम मेट्रो की बात कर रहे हैं तो हमें फिर ऐसे संस्थानों की भी बात करनी चाहिए कि जो संस्थान खुले और जिससे मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग तो आएँ, क्योंकि जब लोग जाएंगे नहीं तो वास्तव में वो घाटे में जाएगी। तो पहला सवाल तो एक ही है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का दिल्ली से पलायन हो गया, दिल्ली से बहुत सारे लोग चले गए, जैसे कि अभी कमांडो साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे यहाँ से चले गए, तो मेट्रो में आखिर जाएगा आएगा कौन। दूसरी एक सबसे बड़ी बात और हो रही थी कि लगातार लोगों में देखने में आ रहा था मोहिंदर प्रकाश जी कि जो मनमानियां चल रही थी अभी ट्रेवलर्स को लेकर, जैसे सपोज करो किसी को कहीं जाना है तो चाहे ऑटो हो या वो कैब हो, वो अचानक महंगी हो गई थी, वो भी एक बड़ा सवाल था। अभी बहुत सारे सवाल ही सवाल है, लेकिन समाधान क्या है? चले तो राजनीति, ना चले तो राजनीति। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को लेकर करें तो क्या करें मोहिंदर प्रकाश जी, क्योंकि बात है खाली मेट्रो ही चलने से अगर सब कुछ ठीक लगता है तो भी ठीक है, चलो भाई चल जानी चाहिए, लेकिन सभी कह रहे हैं कि ये घाटे में जाएगी तो किस लिए चलनी चाहिए? लोग परेशान हैं, तो परेशान किस तरह से लोग हैं, पहले उनकी परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई। अभी वो बता रहे हैं कि बसों के अंदर ही वो व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही कि कोरोना उसमें से रुक जाए। आप खुद कह रहे हैं कि इस चीज की कौन गारंटी ले कि मेट्रो के अंदर जो व्यक्ति जाएगा वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। तो बहुत सारे सवाल ही सवाल है, आखिर समाधान क्या है मोहिंदर प्रकाश जी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपने कुछ ऐसी बातें जो मैंने कही और कमांडर साहब ने भी उसके ऊपर टिप्पणी बहुत अच्छी की है कि भाई आप जो है व्यवसायीकरण भी देखेंगे और मेट्रो को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसकी भी गारंटी बनेगी। लेकिन एक सवाल जो आपने कहा वो बहुत ही आज की डेट में प्रासंगिक है और जरूरत है उस चीज के लिए कि ये जो पार्टियां कोई भी काम, एक काम शुरू करे, बीजेपी शुरू करे, एमसीडी शुरू करे, कांग्रेस शुरू करे, या कांग्रेस तो खैर सत्ता में ही नहीं है, कोई आप गवर्नमेंट शुरू करे, इसमें जो पार्टियां
आपस में ब्लेम गेम खेलती हैं, उससे जो जनता है वो कंफ्यूज होती है। पहले ही ये बीमारी इतनी कंफ्यूज कर चुकी है लोगों में, इतना डरा चुकी है। अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर एक मंच पर आकर, जैसे दिल्ली में भाजपा और आप है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि कुछ इतना वजूद तो रखती है ना, इनको साथ आकर अगर पब्लिक के लिए जो भी काम होने हैं, या मेट्रो खुलनी है, या बसें चलनी है, या जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनको शुरू किया जाना है, या कोई और भी कार्य करना है। अब मैं दिल्ली को कह रहा हूं तो वो देश पर भी लागू हो जाएगा। अगर ये सारी पार्टियां मिलकर, क्योंकि बातें तो बहुत करते हैं लोग, ये बीमारी इतनी गंदी है जिसमें सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा, उसको अगर ये एक मंच पर आकर ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अपना दिमाग लगाकर कोई एक समाधान निकालें तो जनता में विश्वास बढ़ेगा। जब जनता का विश्वास बढ़ेगा तो एक तरीके ढूंढे जाएंगे, सेफ्टी मेजर्स भी दिए जाएंगे। जैसे मेट्रो का आपने बताया, मेट्रो का स्टाफ जो है वो बहुत ही शिक्षित है। आपने मेट्रो जब चला करती थी और आगे भी जब चलेगी, मेट्रो के स्टाफ को हैंडल करना पब्लिक को बहुत अच्छी तरह आता है। इन लोगों को दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे शहर के अंदर व्यवस्था व्याप्त करवानी थी, लोगों के अंदर जागरूकता प्राप्त करनी थी। खैर वो समय चला गया। आज मैं मुद्दे पर आता हूँ। जब ये सारी ही पार्टियां इकट्ठी होकर इनके नेता एक सुर में जब बोलेंगे कि भाई ये व्यवस्था है और इसमें ये खामियां हैं, इनको इस तरह से दूर किया जा सकता है, जनता का सहयोग इस लेवल का होना चाहिए, जनता इस तरह से सहयोग करे और सरकारें जो है इस तरह से व्यवस्थाएं करेंगी, तो इससे सभी लोगों का जो भय है वो खत्म होगा। लोग बाहर आएंगे, काम शुरू होंगे, और जब लोग आएंगे तो ये मेट्रो चलाने से जब लोग जाएंगे तो व्यावसायिक वाकई में इनकी वसूली भी होगी, इनकी कमाई भी होगी। और जो दूसरे इनसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, चाहे वो टैक्सियां हैं, जब वो भी चलेंगी लोगों के आने से, तो सभी लोगों का जो एक पहिया रुका पड़ा है, ये विकास का पहिया या इकोनॉमी का पहिया या कमाई का पहिया, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो चल पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है, हर पार्टी दूसरी पार्टी की टांग खींचने में लगी है। वो ये ऊपर के लेवल पर नहीं समझते कि भाई ये कोरोना काल आज पार्टीबाजी करने का नहीं है, राजनीति करने का नहीं है, ब्लेम गेम करने का नहीं है। इकट्ठे होकर इस मुसीबत का सामना करके भारत की जनता को, दिल्ली की जनता को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना है, जिससे उनका जीवन बचे, उनका जीवन सुचारू रूप से चले, कोई बेचारा भूखा ना मरे, किसी की कमाई में बहुत ज्यादा इतनी कमी ना हो कि वो सड़क पे आ जाए। बिल्कुल महेंद्र प्रकाश जी, आपने बहुत ही गहराई से बातों को बोला है। और जिस तरह महेंद्र प्रकाश जी ने बताया कि वास्तविकता ये है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी महामारी से लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरत है एकजुटता की। सबसे पहले जरूरत है कि हम एक होके सामने आए। सबसे पहले हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि देश में पार्टी कोई भी है वो आपके लिए है। जब ऐसी स्थिति है तो हम सब आपके साथ हैं। और हमारे साथ अशोक ठाकुर भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अनुराग मिश्रा भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग, जिस तरह कोरोना पर तो राजनीति लगातार चली रही है, ये तो खैर बंद ही नहीं हुई, लेकिन अब मेट्रो पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है अनुराग कि मेट्रो कितनी जरूरी थी तब जबकि लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं दिल्ली में भी और जगह भी, और कितनी जरूरी थी, उसके अलावा कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने मेट्रो को लेकर आने वाली है? जी अनुराग मिश्रा जी। पक्षों से देखें कि पहली मेट्रो का आर्थिक पक्ष देखें, जनता का जो पक्ष था जिस पर परेशानी हो रही थी, और तीसरा मेट्रो का पक्ष देखें। इन तीनों पक्षों को देखें तो तीनों पक्षों पर जो प्लानिंग है उसमें अभाव दिखता है। अगर हम बात जहां हांगकांग की करते हैं, हांगकांग ने पहली बार मेट्रो ऑपरेशन करी और कभी भी मेट्रो को बंद नहीं किया। उनके यहाँ पूरी पुख्ता प्लानिंग थी कि कैसे हम जो लोगों को बचाएं इन्फेक्शन से या लोगों को ऐसे मुक्त कर सकें। उन्होंने उसके लिए फ्रिक्वेंसी का एक पैरामीटर बनाया। उन्होंने उसके बाहर जहां मेट्रो की प्रेमिसेस थी उसके बाहर एक तरीका पूरा अडॉप्ट किया। भारत के अंदर क्या है कि सरकार की जो तैयारी, सरकार ने मेट्रो का पक्ष देखा क्योंकि मेट्रो आर्थिक तौर पर जूझ रही थी तगड़े तरीके से, उनका घाटा बहुत लंबा हो रहा था। और यहाँ तक कि डीएमआरसी के चेयरमैन ने ये भी कहा कि उनको आगे बहुत मुश्किल हो सकती थी। सरकार को उन्होंने एक लेटर भी लिखा था कि उनको घाटा होगा। सरकार ने अगर मेट्रो का पक्ष तो मेट्रो रहना बहुत जरूरी भी था, लेकिन सरकार कह रही है कि मेट्रो में सफर शुरुआत में कौन से लोग कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे लोग एंट्री करेंगे, गेट कम खुलेंगे, फ्रिक्वेंसी कैसे खुलेगी, इस पर ना बहुत प्लानिंग नहीं करी गई। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी प्लानिंग करी गई होती है ना तो उसको चला सकते हैं।
दिल्ली में अभी भी जो रिपोर्ट आ रही है, जो सीरो सर्वे कह रहा है कि 2/3 जो जनता है वो अनएक्सपोज है, वो भी एक्सपोज नहीं हुई है। कई ऐसे एरिया हैं जहाँ लॉकडाउन या पूर्ण तरह से बंदी है कि ये एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं, वहां के लोग भी सफर करेंगे। वो दूसरे आदमी से मिंगल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी क्या है? सवाल क्या है कि क्योंकि कोरोना का जो पेशेंट है वो उसे मालूम नहीं पड़ता है, 4 या 5 दिन के बाद मालूम पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने मेट्रो में पहुंचा, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए कोई फाइन या कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके अंदर कोई गार्डिंग नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर मॉरल डिस्टेंसिंग या मॉरल पुलिसिंग को फॉलो करते हुए बैठेगा, वो फॉलो कर रहा है, वह सारे नियमों का पालन कर रहा है, तो बेहतर है। दिल्ली सबसे अधिक एक्सपोज आज भी आ रहा है कि दिल्ली पुणे को क्रॉस करके देश का नंबर 1 शहर बन जाएगा। ऐसी स्थिति में मेट्रो जैसा, क्योंकि अगर एक घटना घटती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेट्रो का कहना है कि अभी भी उसको चलाने में घाटा है, क्योंकि जितने यात्री सफर करते थे उसके 1/10 गुना यात्री सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फैसला जल्दबाजी में है, इससे कई पहलुओं को देखा नहीं गया। जरूरी थी, आवश्यक थी मेट्रो चलाना, क्योंकि विकास का पहिया चलता रहे, लेकिन उसको चलाया कैसे जाए इसके बारे में बहुत विचार नहीं किया गया। ऐसा मेरा अपना पक्ष है। इसके बारे में बड़ा विचार नहीं किया गया। और बात वही है कि राजनीति हो जाती है ना, आपस में बैठना चाहिए। वो आपस में बैठने के बाद महेंद्र प्रकाश ने मानी कि आज स्थिति है कि हम सब मिलकर कुछ करें, लेकिन मिलें कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। अशोक ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मेट्रो को लेकर बातें हो रही हैं और कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, उसे लेकर भी तैयारियां क्या हैं? ऐसे में जब मेट्रो भी चला रहे हैं तो चुनौती कितनी बड़ी है। और सबके ऊपर बात यह है कि राजनीति सब पे हावी है, लेकिन समाधान कोई नहीं बताता। अभी जैसे अनुराग मिश्रा ने बोला कि वास्तविकता क्या है, समाधान के लिए बातें नहीं होती, वाद विवाद, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते हैं। लेकिन जो बात होनी चाहिए, सटीक बात होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने देश की जनता को सही तरीके से सही चीज दे सकते हैं और उन्हें इस कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं, उसे लेकर जो बात होनी चाहिए, उसे लेकर जो संकल्प दिखना चाहिए, उसमें कमी तो दिखती है। जी अशोक ठाकुर जी। देखिए, किसी भी चीज में कमी निकालना बहुत अच्छा आसान है, और मुझे ये लगता है कि जिस तरह का ये संकट है, वैश्विक संकट है, और इस वैश्विक संकट के अंदर हम सब लोगों की बराबर जिम्मेदारी बनती है। और राजनीतिक पार्टियां हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति तो होगी। आप राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की बात का जवाब नहीं देंगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोकतंत्र मजबूत होगा? लोकतंत्र वाद विवाद से चलता है, कोई अपनी बात कहने का उसको अधिकार है। तीसरा, यहाँ कोरोना अगर उससे लड़ना है तो यहाँ पर कई पक्ष हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, मूल रूप से राज्य सरकारों को या मुख्यमंत्री को उसको लीड करना है। केंद्र सरकार को जो कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे पीपी किट है या टेस्टिंग किट है, इन सबको उपलब्ध कराना है, वेंटिलेटर हैं, ये सब उपलब्ध कराना, और वो केंद्र सरकार का काम है, जो बखूबी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के लिए किया है। लेकिन दिल्ली सरकार का मुखिया होने के नाते केजरीवाल सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी राजनीतिक पार्टियां हो, सामाजिक संस्थाएं हो, उनको साथ में लेकर चलें। मुझे केजरीवाल साहब की वो किताब जो उन्होंने लिखी थी मोहल्ला सभा की और एक स्वराज की, मुझे आज उसकी याद आती है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना संकट के समय उन्होंने जो वो किताब लिखी थी उस पर उनको सबसे पहले पालन करना चाहिए था। पर दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने जो खुद लिखा उस पर वो चल नहीं पाए। दिल्ली के अंदर मोहल्ला स्तर पर जो तैयारियां करनी चाहिए थी, लोगों को साथ में लेकर प्रशासन और लोगों के बीच में जो समन्वय बनना चाहिए था, और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनको साथ में, देखिए एक भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है दिल्ली में आज तक, क्योंकि मुख्यमंत्री को लीड करना है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको साथ में लेकर चलें। अगर कोई सहयोग नहीं करता है तो उसकी तो जनता निंदा करेगी, उस पर जनता देखेगी। लेकिन केजरीवाल साहब को चाहिए था कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठते, इस महामारी के समय उनको साथ में लेकर मोहल्ला स्तर तक जो नेटवर्क है उसको बनाते, प्रशासन को कोऑर्डिनेशन करते, पुलिस का कोऑर्डिनेशन करते, और लोगों में जागृति, जहां पर जागृति की जागृति की बात करते,
जहां पर सुविधाएं देने की बात है उसकी भी बात करते। तो मुझे लगता है इसमें पूरी तरह से दिल्ली सरकार जो है वो फेल हो गई, और केजरीवाल साहब जो अपने ही उनके जो अपने मापदंड थे, जो उन्होंने अपनी एक विचार के साथ जो जनता के बीच में आए थे, वो उसको भी पालन करने में सफल नहीं हुए। परिणाम उसका आपके सामने है, और आप चीजों को झुटला नहीं सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई को आप थोड़े दिन दबा देंगे तो फिर बाहर आ जाएगी। आपने बहुत बड़े बड़े दिल्ली के मॉडल की बात करी। हाँ, मैं आऊंगा, देखिए जी बिल्कुल जी। अशोक ठाकुर जी बोलिए जी। जी मुझे लग रहा है संपर्क फिर टूट गया है हमारे साथ। अनुराग मिश्रा, जिस तरह से बात हो रही है कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति तो होगी ही, वास्तव में मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी बड़ी अगर इन्होंने सीरियसली लिया होता भी जरूरी हो जाती है। तो लेकिन आज अनुराग, देश की अगर स्थिति हम ऐसी नहीं देखें बनती। जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर भी हालात बहुत सही नहीं है। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात और है कि जब लोग यहाँ से गए तो बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग बाहर निकले। ऐसे में आज तक भी, अभी तक भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं अनुराग, उनको लेकर भी आप देखें कि अभी भी लोग वापस नहीं आ रहे हैं। शायद उनके अंदर अभी तक ये डर है कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सबसे पहले तो ये होना चाहिए था, हमें लगता है कि उन लोगों को, जो लोग यहाँ से चले गए, उन लोगों को वापस लाकर दिल्ली का विकास का पहिया तो तभी चलेगा ना जब वहां पे मजदूर होगा, तब लोग होंगे जो वो करेंगे। ऐसे में जब उतने लोग वापस आएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक तो आने की स्थिति ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, दिल्ली में भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। अनुराग, उन सबको कैसे देखते हैं आप, और क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में खाली राजनीति तो करनी है, कहने से काम चल जाएगा? जी अनुराग मिश्रा। जी अनुराग मिश्रा जी। अनुराग, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी अनुराग जी बताइए। जी अनुराग, अगर आप देखें, जी बोलिए जी अनुराग, अगर आप देखें जिस तरह बातें हो रही हैं, जिस तरीके की बात है, अभी भी बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के सामने ये है कि जो लोग यहाँ से वापस गए हैं वो अभी तक वापस आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं लग रहा है कि दिल्ली सुरक्षित है। ऐसे में विकास का पहिया दौड़ेगा कैसे? खाली मेट्रो से कोई विकास का पहिया दौड़ जाएगा? क्योंकि लोगों के कारोबार भी बहुत सारों के अभी तक बंद पड़े हैं। उसके कारण है मजदूर नहीं है, उसके कारण है यहाँ पे वो लोग नहीं है, वो कारीगर नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं। तो उनको लेकर भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी। उसे लेकर जो संदेश उन लोगों के बीच में देना चाहिए था, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। अनुराग मिश्रा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी सरकारों की इसमें सभी सरकारों को, जो आपने पहले भी कहा, आप लगातार कहा जा रहा है कि सरकारों को मिलकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढना होगा। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, ये सबको दिख रहा है कि हमारे देश के हालात क्या हैं। लोग जो है अपने घरों के साथ, तो इसमें लोगों को, मुझे लगता है कि सरकारों की बड़ी संवेदनशीलता से प्लानिंग करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ हालिया रिपोर्टों को देखें, सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे रिपोर्ट में भी अभी ठीक बढ़ावा आ रहा है। मौसमी कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें सामने आया था कि भारत का जो इनोवेशन है इंडस्ट्री का, वो बेहतर है। बिल्कुल अनुराग, आपकी आवाज। जी ये हमने तय नहीं किया। जैसे हमारी प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसे पिछले कुछ समय से बड़ा बेहतर काम किया और उनकी बढ़िया रही है। अगर आप ऑटो सेक्टर में एक चीज को गौर करें कि ऑटो सेक्टर में कारों की बिक्री डाउन हुई है, लेकिन ट्रैक्टर की बिक्री में बड़ा इजाफा हुआ है। अब हमको इस चीज को देखना होगा कि कौन सा सेक्टर बेहतर। हेलो जी बताइए। जी, तो हमको ये देखना होगा कि किस सेक्टर में बढ़ावा कैसा हो रहा है, किस सेक्टर में कैसे काम कराया जा सकता है। क्योंकि भारत ने पिछले कुछ समय से इनोवेशन के क्षेत्र में कई ऐसे सेक्टर डेवलप किए हैं। स्टार्टअप कंपनियां भी भारत में, अगर आप देखें, जितने भी एजुटेक कंपनियां हैं,
उनमें बहुत तेजी से निवेश बढ़ा है। जो बाहर इसका बाइजू अभी कंपनी थी, इसमें बहुत बड़ा निवेश सिल्वर लैक ने कल परसों में किया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ सेक्टर में निवेश आ रहा है, हमको ये देखना होगा कि डिजिटल कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने डिजिटल कारोबार को देश और दुनिया में कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी कहा गया कि खिलौनों का कारोबार है, हम उसको कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर सकते हैं। हमारी रैंकिंग बढ़ी है, कुछ चीजों में बढ़ी है, हम इनोवेशन में हम रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमारा बेहतर हुआ है। तो हम ये कि हम इकट्ठे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखना नहीं चाहते, हम जहां पर गिर रहा है उसको देखना चाहते हैं, जहां पर उठ रहा है उसको देखना नहीं चाहते। हमारी प्लानिंग में खराबी क्या है कि हम हर सेक्टर को एक साथ लाना चाहते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। कौन सा सेक्टर चल सकता है, उसको कैसे चलाना है, ये हमको देखना होगा। हर आदमी को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि सवाल क्या है कि रोजगार नहीं, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कंपनियों से रोजगार के लिए तय करना होगा, लोगों को डिजिटल के तौर पे स्ट्रॉन्ग करना होगा कि डिजिटल अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएं, कैसे वो ई कॉमर्स में जाएं, कैसे किस तरह से करें। जो प्लानिंग नहीं सरकार की तरफ से अभी ना केंद्र सरकारों से आ रही है, ना राज्य सरकारों से आ रही है, जो एक बड़ा पहलू है अब तक। बिल्कुल। मोहिंदर प्रकाश जी, अगर हम देखें जिस तरह से एक बात सबसे बड़ी आपने तो बोली है, लेकिन क्या करें कि कुछ लोगों को राजनीति समझ में आती है, तो मैं खाली एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लोगों को वर्क टू होम कर रखा है, सब लोग घर से ही कार्य कर रहे हैं, ऐसे में मेट्रो की मैं कहूँगा कितनी ज़रूरत है। उसके अलावा एक बात सबसे बड़ी अभी तक भी जो किसी ने भी अभी दिल्ली के अंदर, मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने उस तरीके के बयान दिए हों। सबसे अहम बात यह है कि लोग जो हैं काफ़ी लोग यहाँ से बाहर गए हैं। ऐसे में अभी तक उन लोगों को लाना, यहाँ पर लाकर उनके अंदर ये विश्वास जगाना कि यहाँ दिल्ली सुरक्षित है और आप लोग आइए, क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो आप किसके लिए मेट्रो चला रहे हैं, किस विकास के पहिए को घुमाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि विकास का पहिया तो घूमेगा लोगों से ना। जो लोग चले गए, आप देखें बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है दिल्ली की, जो सबसे अहम है, उसकी हालत क्या है, क्या वहां पे पूरे लोग वापस आ गए हैं। तो उन चीजों को लेकर जो काम होना चाहिए था, उस काम में कमी दिख रही है। उस काम को लेकर सबसे अहम यही बात थी कि पहले तो आप जो लोग हैं, उसके अलावा करोल बाग के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं हमारी ज्वेलरी की, क्या वहाँ पे सभी लोग वापस आ गए? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्री, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, क्या वो आए हैं? किस विकास के पहिए की बात करते हैं? जब आप आज भी कोरोना की स्थिति को लेकर ये साफ तरीके से संदेश नहीं दे सकते कि यहाँ आप आइए तो सुरक्षित हैं, खाली मेट्रो चला देने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्योंकि सवाल, फिर मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हैं। जी मोहिंदर प्रकाश जी। आपने, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, ये मेरे बीजेपी के साथी हैं, इनको भी मैं बोलता हूं कि शायद मेरे बोलने से आपको कष्ट हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो बात राजनीति की, केजरीवाल साहब की, एकदम से इन्होंने बुराई शुरू कर दी। मैं कोई आपका समर्थक या केजरीवाल जी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तानी तो सभी हैं। जो बात हम कही थी और आपके प्रोग्राम को कराने का जो उद्देश्य था कि ये मेट्रो चली है कोरोना काल में, तो खाली मेट्रो नहीं और मशीनरी भी दिल्ली की चलनी चाहिए। मेट्रो चलने के साथ वो मशीन भी ऑटोमेटिक चलेगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी के ये हमारे नेता या जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस वालों को बुलाकर एक मंच पर आकर, क्या ये लोग एक साथ होकर नहीं बोल सकते? जब ये एक साथ होकर बोलेंगे, कोरोना के लोगों की जो एक भय है ये खत्म होगा, रेट कम होंगे। तो जो बाहर गए हुए मेरे साथी हैं, मेरे मजदूर साथी हैं जो बाहर गए हैं, जिनके जाने से दिल्ली की जो सर्विस की व्यवस्था है वो चरमरा रही है पूरी तरह से। घरों में नौकरानी काम करने आती थी, नौकर काम करने आते थे, वो बंद। आपकी गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, गाड़ी के क्लीनर्स हैं, गाड़ी की सफाई करने वाले लोग हैं, सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं, अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग के अलावा होटलों में काम करने वाले लोग हैं, सड़क पर रेहड़ी वगैरह लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। ये बेचारे अपने गांव में गए जरूर हैं, लेकिन गांव में भी क्या उनकी परिस्थितियां ठीक हैं? मेरे ड्राइवर को, जो कभी पुराना हुआ करता था, डर के मारे गांव भाग गया, उसने परसों मुझे फोन किया है कि साहब आधी तनख्वाह पे आ जाऊंगा, आप मुझे रखवा दीजिए। मुझे पता है आपका ड्राइवर लोकल है, लेकिन मैं जो आपके साथ काम करता था, आधी तनख्वाह पे मैं आ जाऊंगा। अब यकीन मानिए, गांव में जाने के बाद परिस्थिति कोई उनकी सुधरी तो नहीं। वो जान बचाने के लिए भागे थे। जान बचाने के लिए क्यों भागे? क्योंकि यहाँ उनको लग रहा था कि हमारी जान यहाँ चली जाएगी, दिल्ली में मेरी जान सुरक्षित नहीं है।
पर आज भी ये हमारे राजनीतिक लोग जो हैं राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों को एक भरोसा देने में नाकाम है बुरी तरह से कि आप दिल्ली वापस आ जाइए, आपकी जान माल को कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे यहाँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप कोरोना से बचे रहें। साथ साथ दिल्ली के अंदर जब काम चलेंगे तो उसकी भी हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको काम भी मिलेगा और आप भूखे नहीं मरेंगे। खाली ये लंगर तो खोल देने से काम नहीं चलता, वो लंगर तो खोल रखा था आपने, लंगर छोड़ छोड़ के भागे हैं वो। अगर लंगरों से काम चल जाता तो वो लंगर छोड़ के क्यों भागते। मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर आकर के कांग्रेस, बीजेपी और जितनी भी पार्टियां दिल्ली में हैं, इन सबको इकट्ठे एक मंच पर आकर एक साझा बयान देना चाहिए कि हम दिल्ली के लिए ठीक काम करना चाहते हैं, हम इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसमें सुधार के रूप बताएंगे। तो जो बाहर मेरे लोग गए हैं उनको वापस बुलाया जाए। दिल्ली की जो मशीनरी एक मृत प्राय हो गई है, बिल्कुल मरने के समान हो गई है, उसको दोबारा खड़ा किया जाए तो ये मेट्रो चलाना अपने आप सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रो है, लोग हैं, कोरोना है, सारी चीजें। अशोक ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि क्योंकि बातें बहुत सब हो ही चुकी हैं, लगभग आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को मैं कहूँगा वापस बुलाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि जिससे इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए हम अपने कार्य भी कर सकें और विकास की बात भी कर सकें। अशोक ठाकुर जी, अगर देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यवस्थित चर्चा करते हुए, राज्य सरकारों को साथ में लेते हुए इकोनॉमी को खोलने का जो एक काम प्रारंभ किया, वो ओपनिंग अप लगातार चल रही है और एक सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में एक लीडरशिप अपने हाथ में लेकर, लोगों को साथ में लेकर सब समस्याओं के निराकरण के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम किया, ठीक उसी प्रकार केजरीवाल साहब जो है वो दिल्ली के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी पार्टियों के लोगों को साथ में लें, उनको भरोसे में लें, साथ में बैठें, चर्चा करें और ये संदेश देना उसका काम है जो मुखिया है। तो आज मुखिया केजरीवाल है, इसलिए आप दिल्ली में जो भी राजनीति हो रही है, जिस तरह से भी चीजें चल रही हैं, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो केजरीवाल साहब की बनती है जी। और अगर वो कारपोरेशन को साथ में नहीं, आप देखिए कारपोरेशन के लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं तो कारपोरेशन सफाई कैसे करेगा, कारपोरेशन वो सुविधाएं लोगों को कैसे देगा। तो ये सब उनको समझना पड़ेगा कि सबको साथ में लेना कि मुखिया का काम होता है, भेदभाव से काम नहीं चलता है। तो मैंने आपको बताया साथ लेना चाहिए सब लोगों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोरोना का संकट देश की राजधानी भी झेल रही है, कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में मेट्रो चलाए जाने को लेकर लोग अपने आप को, मैं कहूँगा, राजनीति करने से रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी स्तर पर हम ये कहेंगे कि कोरोना खतरनाक है। आप सबको फिर से हम एक बात बताएंगे कि जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करें। मेट्रो चल चुकी है, उसके अंदर भी आप अपने आप को ये सोचते हुए जाइए कि आप खुद भी सुरक्षित रहें, जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। कहीं किसी प्रकार का भी, हम ये कहेंगे, किसी के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे महामारी फैले। और दिल्ली क्योंकि खास है, ऐसे में आप सब लोगों का ये, मैं कहूँगा, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे आम आदमी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस घर को सुरक्षित रखें। और ये सुरक्षित तभी होगा जब हम इसको बड़े, मैं कहूँगा, जितनी भी गाइडलाइन है उसका पालन करें और हर कोई मास्क लगाकर और पूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। आज के विषय में इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।